नमस्कार। एनसीईआरटी हिस्ट्री की सीरीज़ में मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। इसके साथ साथ आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हिस्ट्री में क्लास 6 और 7th की बुक को कंप्लीट कर लिया है। आज से हम 8th क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। पहला अध्याय है, टॉपिक है कैसे, कब और कहाँ। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि डेट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और दूसरा जो हमारा सब टॉपिक रहेगा इस चैप्टर के अंतर्गत वो रहेगा हम किस तरह जानते हैं, हाउ डू वी नो। और जब इस चीज की बात आती है कि हम किस तरीके से जानते हैं, तभी इसके साथ में एक शब्द जुड़ जाता है, सोर्सेज। ठीक है। जब हम इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, यानी जो हमारा दूसरा सब टॉपिक कह रहा है कि हम किस तरीके से जानते हैं, तो किस तरीके से जानते हैं, किसके बारे में बात हो रही है? हम इतिहास को किस तरीके से समझते हैं, किस तरीके से जानते हैं, उसकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है। तो इसके साथ ही तुरंत ही एक ये टर्म जुड़ जाता है, सोर्सेज यानी स्रोत। यानी तो दूसरे सब टॉपिक में हम बात करेंगे सोर्सेज के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि जो डेट्स होती हैं वो इम्पॉर्टेंट कैसे होती हैं। मैंने आपको बताया था कि इतिहास को एक परिवर्तनों की श्रृंखला की तरह देखा जाता है। हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक गुण और भी है, और दूसरा गुण है क्रमबद्धता। और जब हम क्रमबद्धता की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम तिथियों की भी बात करते हैं, क्योंकि अगर हम प्राचीन भारत से लेकर के मध्यकालीन भारत से होते हुए आधुनिक भारत में प्रवेश करते हैं और सभी घटनाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम तिथियों का उपयोग करते हैं, डेट्स का उपयोग करते हैं। इसी सब टॉपिक में, यानी तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, इस वाले सब टॉपिक में हम डेट्स से जुड़ी हुई बहुत सारी अवधारणाओं को समझेंगे कि कौन सी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, या अलग अलग व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए अलग अलग तारीखें जो होती हैं, अलग अलग डेट्स जो होती हैं इतिहास की, वो अलग अलग तरीके से देखी जाती हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर इतिहास लेखन का कार्य कर रहा है, इतिहास को समझ रहा है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी मेंटल स्टेट क्या है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो उसके हिसाब से कुछ अन्य तिथियां इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। आप मान करके चलिए इतिहास पर कोई काम कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से कुछ अन्य तिथियों को इंपॉर्टेंस देंगे। वो इंपॉर्टेंस किस तरीके से दी जाती है उसके बारे में भी आज के इस अध्याय में बात होगी। तो देखिए, जब परिवर्तन की प्रक्रिया की बात हम करते हैं, ठीक है, परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में जब हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वहां डेट का नाम नहीं आता है। वहां बात होती है अवधि की, किसी पार्टिकुलर टाइम पीरियड की बात हम करते हैं। जैसे कुछ उदाहरणों की सहायता से अगर इसको समझा जाए कि भारत में जैसे आज देखते हैं आप, चाय का बड़ी अच्छी तरीके से प्रचलन चल रहा है। जगह जगह पे जाएंगे आप, चाय के टपरियां वगैरह आपको मिल जाएंगी। लेकिन क्या आप ये विचार कर सकते हैं कि चाय का प्रचलन क्या एक दिन में ही भारत में स्टार्ट हो गया होगा? मतलब कोई व्यक्ति एक दिन में सुबह जगा होगा और उसने चाय बनाना प्रारंभ कर दिया होगा? इस तरीके से तो चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो अगर हम इस पूरे प्रोसेस को देखें कि भारत में चाय का प्रचलन किस तरीके से स्टार्ट हुआ, तो हम तिथि की बात नहीं करते हैं, तब हम बात करते हैं अवधि की। क्योंकि ये एक चेंज है, ये भारत की जो भी कह सकते हैं खान पान है, उसमें एक प्रकार का परिवर्तन है। तो इसको हम एक डेट्स के आधार पर या एक तिथि के आधार पर इसको हम कह सकते हैं, इसको वर्गीकरण नहीं कर सकते हैं। इसको हम देखेंगे एक अवधि के तौर पर। जैसे मान करके चलिए कहीं बाहर से चाय आई होगी, चाय आने के बाद में भारत में फिर उसका रोपण किया गया होगा, उसकी खेती प्रारंभ की गई होगी। खेती प्रारंभ करने के बाद में फिर उसका पूरी प्रोसेस के थ्रू उस चाय को वहाँ से निकाला गया होगा, और धीरे धीरे किसी एक व्यक्ति ने यहाँ पे पीना स्टार्ट किया होगा, फिर धीरे 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 यह सोसाइटी में, समाज में प्रचलित हो गई होगी। तो एक पार्टिकुलर डेट के आधार पर हम भारत में चाय के प्रचलन को निर्धारित नहीं कर सकते। इसी तरीके से बात करें कि ब्रिटिश शासन की स्थापना भारत में कैसे हुई, तो कोई एक डेट नहीं है जिस डेट के आधार पर आप यह निर्धारित कर सकें कि इस पार्टिकुलर डेट को ब्रिटिश शासन यहाँ पर स्टैब्लिश हो गया था। आपको पता है कि जब भारत में यूरोपियों का आगमन हुआ, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, तो आप वहाँ पर देखते हैं कि जब यूरोपीय भारत आए तो उनका जो प्राइमरी उद्देश्य था, जो प्राथमिक उनका उद्देश्य था, वो था भारत में व्यापार करना।
और व्यापार करने के अपने इस उद्देश्य से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए वो कहीं ना कहीं राजनीतिक मोड में चले गए, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने की ओर चले गए। धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना हो गई। तो ये भी एक क्या है, प्रोसेस है, ये भी क्या है, एक प्रक्रिया है। तो जब भी प्रक्रिया की बात होती है, जब भी परिवर्तन की प्रक्रिया के बारे में हम बात करते हैं, तो वहां पर हम अवधि की बात करते हैं, टाइम पीरियड की बात करते हैं। इसी तरीके से हम राष्ट्रीय आंदोलनों को देख सकते। एक ही दिन में राष्ट्रीय आंदोलन तैयार नहीं हो गया होगा, ठीक है। भारत के लोग जिस तरीके से जी रहे होंगे या जिस तरीके से भी उनका जीवन यापन चल रहा होगा, जो भी कॉलोनियल रूल यहाँ पे चल रहा था, जो भी ब्रिटिश शासन चल रहा था, उसकी पॉलिसीज से, ठीक है, भारतीय लोगों के प्रति उनकी भावना से कहीं ना कहीं जो है समाज के लोगों की भावनाएं आहत हुई होंगी, उनकी संस्कृति को उन्होंने प्रभावित किया होगा, उनकी जो भी धार्मिक भावनाएं हैं उनको उन्होंने आहत किया होगा। तो ये सारी चीज़ें जब हुई होंगी तो कहीं ना कहीं उनके मन में राष्ट्रीयता का भाव पैदा हुआ होगा। धीरे धीरे लोग जुड़े होंगे, फिर राष्ट्रीय आंदोलनों की एक रूपरेखा तैयार हुई होगी। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम एक पार्टिकुलर डेट के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। और जब हम डेट की बात करते हैं तो हम किसी पार्टिकुलर इवेंट की बात करते हैं। कोई विशेष घटना जब होती है, कोई भी विशेष घटना जब बात की जाती है किसी भी विशेष घटना की, तो वहाँ पर हम तिथि की बात करते हैं। जैसे किसी राजा की ताजपोशी कब हुई, मतलब वो राजा कब बना, उस राजा ने फलाना युद्ध कब लड़ा, उसका विवाह कब हुआ, किसी राजा की मृत्यु कब हुई, ये अवधि नहीं है। ये क्या है, एक विशेष घटना है जिसको हम तिथि के द्वारा, डेट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इतिहास अलग अलग समय में आने वाले बदलावों के बारे में होता है। अतीत और वर्तमान की जैसे ही हम तुलना करना स्टार्ट करते हैं, जैसे ही हम अपने पास्ट की प्रेजेंट से कंपेयरिंग स्टार्ट करते हैं कि मान करके चलिए प्राचीन काल में, या जैसे हम मान के चल रहे हैं कि मौर्य काल में शिक्षा की स्थिति क्या थी, गुप्त काल में शिक्षा की स्थिति क्या थी, महिलाओं की स्थिति क्या थी, मध्यकाल में जैसे हम बात करें तो मुगल काल में महिलाओं की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी, ठीक है, लोग किस तरीके से एजुकेशन प्राप्त करते थे। और फिर इसके बाद में हम मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाते हैं, यहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या थी, या किस तरीके से लोग एजुकेशन जो है प्राप्त करते थे, शिक्षा में सुधार किस किस तरीके से हुए। तो ये सारी चीज़ें जब हम कंपेयरिंग करने लग जाएंगे, तो कंपेयरिंग करेंगे पिछले वाले समय की और वर्तमान समय की, तो तुरंत ही हम समय की बात करने लगते हैं। और तो वहाँ पर तुरंत ही दो चीज़ें आ जाती हैं, कोई पार्टिकुलर घटना जिसके लिए हम तिथि के बारे में सोचते हैं, और परिवर्तन की प्रक्रिया, वहाँ पर हम किसी अवधि का निर्धारण करते हैं, किसी टाइम पीरियड का निर्धारण करते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको जो एक मैंने यहाँ पर एक इंट्रोडक्शन दिया इस चीज़ का, ये आपकी समझ में आया होगा। सॉरी। अब इसके बाद में आता है कौन सी तारीख है, विच डेट्स आर इम्पॉर्टेंट। तारीखों की इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, तारीखें महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अध्ययन जब हम करते हैं इतिहास का, तो हमारे लिए जो भी तारीखें महत्वपूर्ण होती हैं, उन महत्वपूर्ण तारीखों में बदलाव होते रहते हैं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों की अगर हम बात करें, ब्रिटिश हिस्टोरियंस की बात करें, तो इन्होंने मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंस दी, किसको दी, जो भी भारत में गवर्नर जनरल थे उनके शासन को। जैसे आप पढ़ते हैं ब्रिटिश इतिहासकारों के बारे में, आप पढ़ेंगे तो आप वहाँ पर देखेंगे कि जो भी गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वाइसराय हुआ करते थे भारत में ब्रिटेन सरकार के, तो उनकी जो भी महिमा थी या उनके जो भी चीज़ें थी, उनको बहुत बड़ा चढ़ा करके इन्होंने दिखाया है, ठीक है। उनके द्वारा जो भी काम किए गए, उनकी तिथियां उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी समय पर जैसे मान करके चलिए भारत में जब अलग अलग गवर्नर जनरल शासन कर रहे थे, उस टाइम पर ऐसी बात नहीं है कि यही मौजूद थे भारत में, इसके अलावा और कोई मौजूद नहीं था। भारतीय समाज के लोग भी यहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर भी कुछ चीज़ें घटित हो रही होंगी, वहाँ पर भी कुछ घटनाएं हो रही होंगी, क्योंकि ये इतिहास ब्रिटिश इतिहासकारों ने लिखा। तो उनके लिए भारतीय समाज के लोगों में जो भी चीज़ें हो रही थी, या भारतीय समाज में जो भी घटनाएं घटित हो रही थी इंडियन पर्सपेक्टिव से, वो उनके लिए उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अध्ययन के अनुसार हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट डेट्स होती हैं उनमें चेंजेस होते रहते हैं। जैसे ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए केवल ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल थे जो भारत में शासन कर रहे थे, तो उन गवर्नर जनरलों के शासनकाल से संबंधित जो तिथियां हैं ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए वे ही महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने जो भारत के विशेष वर्ग थे, भारत के जो अलग अलग प्रकार के वर्ग थे, भारत के अलग अलग प्रकार के समुदाय थे, उन सभी को ब्रिटिश इतिहासकारों ने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया, उनको नज़रअंदाज कर दिया। तो इस तरह से अध्ययन के अनुसार महत्वपूर्ण तारीखों में भी बदलाव होते रहते हैं। हम अवधियां कैसे तय करते हैं, हाउ डू वी पीरियडाइज, हम अवधियों को तय कैसे करते हैं।
अवधियां तय करने के पीछे हम क्या देखते हैं कि हम किसी भी एरा की, हम किसी भी दौर की खासियतों, करेक्टरिस्टिक्स और उसके केंद्रीय तत्व, सेंट्रल फीचर्स को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। जैसे एक इतिहासकार थे, ब्रिटेन के इतिहासकार जेम्स मिल जिनका नाम था। तो मिल के अनुसार मिल ने ये लिखा है कि जो एशियाई समाज था, हमारा जो एशियन सोसाइटी थी, उसकी जो सभ्यता थी वो कहीं ना कहीं यूरोप की सभ्यता से काफ़ी पीछे थी। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। अब जब हम अपनी प्राचीन सभ्यता के बारे में, प्राचीन संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है कि हमारी संस्कृति वास्तव में विश्व की सबसे पुरानी संस्कृतियों में से एक मानी जाती है। लेकिन मिल जो है वो क्या कह रहा है कि एशियाई समाज जो है सभ्यता के मामले में, सिविलाइजेशन के मामले में यूरोप से काफ़ी पीछे है। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहा है कि अंग्रेज़ों से पहले हिंदू और मुस्लिम तानाशाहों का ही राज चलता था। यानी 1600 ईस्वी में जब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की यहाँ पे स्थापना होती है, उससे पहले, यानी जब भारत में यूरोपियंस नहीं आए थे 1498 में जैसे वास्को द गामा आया, तो उससे पहले पहले जब यहाँ पर अंग्रेज़ों का शासन नहीं था या यूरोपियों का शासन नहीं था, तो उससे पहले भारत में तानाशाहों का राज चलता था, जिसमें से कुछ तानाशाह राजा हिंदू भी थे, कुछ तानाशाह राजा मुस्लिम भी थे। इसके साथ साथ वो क्या कह रहा है कि धार्मिक बैर, रिलीजियस इंटॉलरेंस, जातिगत बंधन, कास्ट टैबूज, अंधविश्वास, सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर चलती थी। अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ये जेम्स मिल के विचार हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम यही चीज़ देखने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अलग अलग तरीके, जैसे मैं आपको स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ, तो स्पेक्ट्रम में सेकंड चैप्टर में जब हमने पढ़ा था भारतीय इतिहास के प्रमुख उपागम, प्रमुख अप्रोचेज, तो वहाँ पर हमने क्या देखा था, वहाँ पर हमने ये देखा था कि जो भी अलग अलग उपागमों के अंतर्गत इतिहास का लेखन हुआ तो उनका झुकाव जो है उस चीज़ की तरफ चला गया जो वो दिमाग में सोचकर चल रहे थे, ठीक है। जैसे औपनिवेशिक इतिहास लेखन के बारे में हम बात करते हैं, कॉलोनियल हिस्ट्री राइटिंग के बारे में बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो यूरोपीय थे या यूरोपीय अधिकारी थे उनके बारे में उन्होंने बड़ा चला कर लिखा। राष्ट्रवादी उपागम के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों को थोड़ा सा ज़्यादा महत्व दे दिया, भारतीय क्रांतिकारियों को ज़्यादा महत्व दे दिया। तो इतिहास का जो एक कह सकते हैं फीचर है ना, वो चेंज होता रहता है व्यक्ति के पर्सपेक्टिव के अनुसार, व्यक्ति की सोच के अनुसार इतिहास का जो फीचर है वो चेंज होता रहता है, मतलब लेखन में जो है वो भिन्नता आती रहती है। जेम्स मिल ने एक बुक लिखी है अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, इसमें इसने भारतीय इतिहास का वर्गीकरण किया है, क्लासिफिकेशन किया है। तो इसने सीधा सीधा क्लासिफिकेशन कर दिया कि सबसे पहले हिंदू रहते थे यहाँ पे, मतलब प्राचीन काल में यहाँ पर हिंदू रहते थे। जब मेडाइवल हिस्ट्री आती है तो यहाँ पर मुस्लिमों का शासन हो गया, और आधुनिक भारत का जब काल आता है तो वहाँ पर ब्रिटेन के लोगों ने शासन किया। मतलब कोई भी विचार नहीं किया गया कि किस तरीके से इतिहास का क्या करना है, वर्गीकरण करना है। डायरेक्ट उसको हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में उसने डिवाइड कर दिया। तो बहुत सारे अन्य इतिहासकार जो हैं वो इसको प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांट करके देखते हैं। अब एक शब्द आता है औपनिवेश या औपनिवेशिक, ठीक है। तो ये औपनिवेशिक क्या होता है, व्हाट इज कॉलोनियल? तो जब क्या होता है कि एक देश के ऊपर किसी दूसरे देश के द्वारा दबदबा कर लिया जाता है, दबदबा बनाया जाता है, सब्जुगेशन किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंजेस पैदा होते हैं। जब एक देश किसी दूसरे देश पर क्या करता है, दबदबा करता है, उसको मतलब कह सकते हैं अपने नियमों के नीचे उसको दबाने की कोशिश करता है, या अपनी पावर के द्वारा उसको दबाने की कोशिश करता है, और एक लंबे समय तक वहाँ पर रूल करता है, लंबे समय तक वहाँ पर शासन करता है। तो जिस देश पर शासन किया जा रहा है तो उसकी राजनीतिक व्यवस्था, उसकी आर्थिक व्यवस्था, उसकी सामाजिक व्यवस्था या उसकी सांस्कृतिक व्यवस्था जो होती है उसमें कहीं ना कहीं परिवर्तन आने लग जाते हैं। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, कोलोनाइजेशन कहा जाता है, औपनिवेशीकरण कहा जाता है। हम किस तरह जानते हैं, ये दूसरा सब टॉपिक है इस चैप्टर का। हमने पहला जो यहाँ तक पढ़ा है वो किसके बारे में पढ़ा है कि तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। अब इसके बाद में हम यहाँ से दूसरा सब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है हम किस तरह जानते हैं, हाउ डू वी नो। और जब हाउ डू वी नो की बात होती है, किस तरह जानने की बात होती है, तो हम जनरली किसके बारे में बात करते हैं, हम सोर्सेज के बारे में बात करते हैं। तो सोर्सेज की बात करें तो सरकारी रिकॉर्ड आ जाते हैं इसमें, ठीक है, जो कि विशेष रूप से जो ब्रिटिश प्रशासन था उसके द्वारा जो भी चीज़ें तैयार की गई, जिसमें ज्ञापन होते थे, मेमोज जिनको कहते हैं, टिप्पणी, नोटिंग्स, प्रतिवेदन, रिपोर्ट्स, ये सारी चीज़ें सरकारी रिकॉर्ड्स में आती हैं जिनके बारे में, जिनसे हमें इतिहास के बारे में जानने को मिलता है।
ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया कि जो भी सरकारी कार्यालय हुआ करते थे उनमें एक रिकॉर्ड रूम या अभिलेख कक्ष इसको कहा जाता है, हिंदी में क्या बोलेंगे रिकॉर्ड रूम को, अभिलेख कक्ष। अब देखो इसमें मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों का जो है मिक्सअप करने की कोशिश करी है, हालांकि ये ऐसी जाती है कि हिंदी मीडियम वाला हो तो कोई उसको ये चीज़ें समझ में नहीं आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही क्लिष्ट अंग्रेजी की बात नहीं हो रही है। लेकिन मैंने ये अंग्रेजी के कुछ टर्म्स इसमें या फिर कह सकते हैं हिंदी के कुछ शब्दों को अंग्रेजी में भी लिखना इसलिए स्टार्ट कर दिया है ताकि जो भी इंग्लिश मीडियम वाले हमारे मित्र हैं उनको भी थोड़ी सी समस्या यहाँ पर नहीं हो, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स भी इसको लेकर के मेरे पास आए थे कि थोड़ा सा जो हिंदी के वर्ड हैं, कुछ हिंदी की जो जैसे हम कहते हैं बिल्कुल एक नेचुरल हिंदी लिखते हैं हम, जो शुद्ध हिंदी लिखते हैं, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं तो वास्तव में जिनका मतलब पता नहीं होता हमको, तो उसकी हिंदी और इंग्लिश जो टर्म्स हैं दोनों फॉर्म्स में मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि दोनों तरह के जो हमारे मित्र हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं चाहे वो इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए हैं, दोनों को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प यहाँ से जितनी मैं कर सकता हूँ मैं आपकी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ब्रिटेन के लोगों ने रिकॉर्ड रूम बनाना स्टार्ट किया, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेज होते थे। रिकॉर्ड रूम यानी अभिलेख कक्ष, जहां पर अभिलेखों को रखा जाता था सुरक्षित तरीके से। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड रूम बनाए गए थे ये किस लिए बनाए थे? प्रिजर्विंग डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, जो भी पत्राचार होता था विभिन्न ऑफिसर्स के बीच में, विभिन्न कार्यालयों के बीच में, जो भी कह सकते हैं कम्युनिकेशन हो रहा था पत्रों के द्वारा, उन पत्रों को, इसके अलावा जो भी कार्यालयों से जो भी ज्ञापन कार्यालयों में दिए जाते थे या कार्यालयों के द्वारा जो भी किसी चीज़ पर कोई नोटिंग्स दी जा रही है, कोई रिपोर्ट है, प्रतिवेदन है, तो उनको रखने के लिए, उनको सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख कक्षों का निर्माण किया गया। इसके अलावा सॉरी इसके अलावा अभिलेखागार बनाए गए, आर्काइव्स बनाए गए, ठीक है, म्यूजियम्स बनाए गए, संग्रहालय बनाए गए। अभिलेखागार और म्यूजियम्स भी किस लिए बनाए गए? ये भी जो है इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करने के लिए बनाए गए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अभिलेख कक्ष, एक तो हो गया आपका ये रिकॉर्ड रूम, अभिलेख कक्ष, और दूसरा होगा आर्काइव्स। दोनों में ही हम रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके रख रहे हैं, रिकॉर्ड को सुरक्षित या संग्रहित करके रख रहे हैं। दोनों में फ़र्क है क्या है? देखिए, जब भी कोई कार्यालय होता है, जब भी कोई ऑफिस है, जैसे आज बहुत सारी ऑफिसेज होंगी इंडिया में, बहुत सारे सरकारी कार्यालय होंगे, तो वो अभिलेखागारों में अपने डॉक्यूमेंट्स को नहीं रखते हैं। अभिलेखागार में जब डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं उसका सीधा सा मतलब ये है कि कोई पुरानी चीज़ है, बहुत पुरानी चीज़, जिसका वर्तमान समय में जो कुछ भी चल रहा है उससे कोई संबंध नहीं है, वो सिर्फ एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पुराने टाइम के बारे में। तो ऐसी चीज़ों को आर्काइव्स में रखा जाता है। लेकिन जो चीज़ें अभी प्रचलन में हैं, चल रही हैं, जिनका अभी हमको मान के चलिए आज हमने कोई रिपोर्ट तैयार की, उसका महत्व आने वाले 4 सालों तक हो सकता है, 5 सालों तक हो सकता है, ठीक है, या महीने भर बाद उसके रिपोर्ट्स पर कोई विचार किया जा सकता है या उसकी कोई इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो समय काल चल रहा है, तो उस समय काल में ही उन रिकॉर्ड रूम्स में रखे जाते हैं। लेकिन जो चीज़ें पुरानी हो जाती हैं, बहुत पुरानी हो जाती हैं, जैसे मान करके चलिए आज ईस्ट इंडिया कंपनी के को भी रिपोर्ट होगी या ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से जुड़ी हुई कोई भी रिकॉर्ड होगा, कोई भी रिपोर्ट होगी, कोई भी टिप्पणी होगी, कोई भी नोटिंग्स होंगी, कोई भी लेटर्स होंगे जो उन्होंने कम्युनिकेट किया होगा यहाँ से और ब्रिटेन तक, तो वो सारी चीज़ें आज के टाइम में हमारी शासन व्यवस्था में उनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन वो इतिहास को जानने के एक सोर्सेज के रूप में देखी जा सकती है। तो उसको कहाँ पर रखा जाएगा? रिकॉर्ड रूम में थोड़ी रखा जाएगा, उसको किसी भारतीय ऑफिस के रिकॉर्ड रूम में थोड़ी रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा आर्काइव्स में, अभिलेखागार में। तो दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी यहाँ से। इसके बाद में 19वीं सेंचुरी के शुरुआती सालों में दस्तावेजों की नकल होना वो है स्टार्ट हो जाता है, मतलब कॉपीज़ बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो कॉपीज़ कौन बनाता था? ये होते थे कैलीग्राफिस्ट, इनको सुलेख नवीस कहा जाता था। ये बहुत अच्छी तरीके से लिखाई करते थे और जो भी दस्तावेज होते थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते थे, उनकी कॉपी करने का काम करते थे। फिर धीरे धीरे कागज़ का जो है प्रचलन स्टार्ट हो जाता है, कागज़ सस्ता हो जाता है, तो फिर धीरे धीरे पहले जब एक आध कॉपी बनती थी, भाई जब हाथ से लिखी जा रही है तो सुलेख नवीस कैलीग्राफिस्ट जो हैं वो दस्तावेजों की एक आध कॉपी तैयार कर रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे कागज़ का प्रचलन स्टार्ट होता है, कागज़ सस्ता होने लग जाता है, तो फिर एक ही चीज़ की कई कई सारी कॉपियाँ यहाँ से बनने लग जाती हैं। फिर धीरे धीरे सर्वे का महत्व भी बढ़ता है, सर्वेज बिकम इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अंग्रेज़ों ने यह महसूस किया कि जब हम किसी देश पर शासन करना चाहते हैं, उस देश पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उस देश का सर्वे करना होगा, उसका सर्वेक्षण करना होगा, उसको समझना होगा। ठीक है, वहाँ की भौगोलिक स्थिति को समझना होगा, वहाँ की सामाजिक स्थिति को समझना होगा, वहाँ की डेमोग्राफी को समझना होगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ से सर्वे जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में सर्वे स्टार्ट किए गए। किस लिए स्टार्ट गए? टू मैप द एंटायर कंट्री, पूरे देश
को एक तरह से मानचित्रीकरण करने के लिए, पूरे देश को समझने के लिए। तो यहाँ पर सर्वे किस किस चीज़ के हुए? धरती की सतह के सर्वे हुए, टोपोग्राफी जिसको कहते हैं, मिट्टी की गुणवत्ता के सर्वे हुए, पेड़ पौधों के सर्वे हुए, मतलब कौन कौन सी यहाँ पे पेड़ पौधों की प्रजातियाँ जो है पाई जाती हैं, फ्लोरा जिसको कहते हैं, जीव जंतुओं के सर्वे हुए, फौना, स्थानीय इतिहास, लोकल जो हिस्ट्री होती थी, रीजनल हिस्ट्री जो होती थी, उसके जो है सर्वे किए गए, फसल चक्र या फसलों में जो भी विविधताएं थी, डाइवर्सिटी थी, उनके सर्वे किए गए। धीरे धीरे जनगणना पर बात पहुंची और ये जो है 19वीं सेंचुरी के एंड से, 19वीं शताब्दी के अंत से जो है स्टार्ट कर दी जाती है सेंसस। सेंसस में क्या किया जाता था? कितनी लोगों की संख्या है उसको देख रहे हैं, लोग किस जाति से संबंध रखते हैं उसके बारे में जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं, किस धर्म से संबंधित हैं उसके रिकॉर्ड तैयार किए जा रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका व्यवसाय क्या है, क्या काम करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो सेंसस के अंतर्गत इंक्लूड करी जाने लगी। इसके अलावा कुछ और भी सर्वे जो है प्रचलन में यहाँ पर देखे गए, जैसे वानस्पतिक सर्वे, बॉटनिकल सर्वे हो गया आपका, प्राणी वैज्ञानिक सर्वे हो गया आपका, जूलॉजिकल सर्वे, पुरातात्विक सर्वे हो गया आपका, आर्कियोलॉजिकल और मानव शास्त्रीय सर्वे, एंथ्रोपोलॉजिकल और वन सर्वे, ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे जो है, ये सारे सर्वे जो है वो किए जाने लगे। अब यहाँ पर आपका टॉपिक आता है कि अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड डजंट टेल। जो भी ऑफिशियल रिकॉर्ड होते हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड का यहाँ पे क्या मतलब है, जो भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनसे हमें क्या चीज़ नहीं पता चलती। देखिए, ब्रिटिश काल में सरकारी अफसरों के विचारों को छोड़ करके देश के अन्य लोगों की सोच क्या थी, उनका थॉट प्रोसेस क्या था, और उनके द्वारा जो भी प्रत्युत्तर दिए गए किसी भी चीज़ के लिए, उनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई, उनके द्वारा जो भी एक्टिविटीज़ की गई, उनके कारण क्या थे, ये हमें अधिकृत रिकॉर्ड्स नहीं बताते हैं, क्योंकि ज़्यादातर रिकॉर्ड जो है वो ब्रिटेन के उपनिवेशिक शासन के दौरान ही तैयार किए गए थे। तो वहाँ पर सरकारी अफसर या जो भी ब्रिटेन के सरकारी कर्मचारी थे, तो वो क्या सोचते थे किसी भी चीज़ के बारे में, उनकी जानकारी तो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड से मिल जाती है, लेकिन हमको ये नहीं पता चलता है कि उसी टाइम पर देश के अलग अलग भागों में रहने वाले लोग जो थे, उनकी सोच क्या रही होगी, उनके विचार क्या रहे होंगे, उनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई उनके कारण क्या होंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए हमें कुछ दूसरी सोर्सेज की तरफ बढ़ना पड़ता है। जैसे उस टाइम पर जो अलग अलग लोग थे, उन्होंने अपने जो है अपनी दिनचर्या से जुड़ी हुई या अपने दैनिक जीवन से जुड़ी हुई डायरीज़ लिखी। उन डायरीज़ को पढ़ने से हमें लोगों की सोच और विचार के बारे में पता चलता है। इसके अलावा ट्रैवलर्स के मेमोयर जो होते हैं, यात्रियों के संस्मरण जो होते हैं, उनसे हमें चीज़ों के बारे में पता चलता है। बहुत से लोगों ने अपनी बायोग्राफीज़ लिखी, ठीक है, बहुत से लोगों की आत्मकथाएँ लिखी गई, तो उन आत्मकथाओं से भी हमें लोगों की सोच और विचार या उनके द्वारा जो भी कार्रवाइयाँ की गई उनके बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स का प्रचलन इस टाइम तक हो चुका था, उससे हमें यही सारी चीज़ें। इसके अलावा नेता सुधारकों के विचार, थॉट्स ऑफ फिलोसोफर्स, ठीक है, उनके जो भी विचार थे उनसे हमें तत्कालीन समाज के बारे में जो है जानकारी मिलती है। इसके अलावा कवियों ने भी अपनी वाणी के द्वारा जो है समाज को एक तरह से रिप्रेजेंट करने का काम किया। इसके अलावा नोवेलिस्ट जो थे, उपन्यासकार जो थे, उन्होंने भी बहुत सारी सामाजिक स्थितियों को कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का प्रयास किया, ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। क्लास अगर पसंद आता है तो क्लास के बाद में अपने रिव्यू, रिस्पॉन्स, फीडबैक देना न भूलिएगा, और क्लास को ज़रूर अपने जो भी 2-4 मित्र ऐसे हैं जो कहीं से भी कोचिंग नहीं ले रहे हैं, एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट करना चाहते हैं, अपना बेस बना रहे हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए, तो उन तक इस वीडियो को शेयर जरूर की दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।